अब आप देख रहे हैं इसको, इसमें अब हम पिछले वाले में हमने फ्यूल स्टैंडर्ड के बारे में बात किया था, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री इशू था, हमने बताया था जो नॉर्म्स हैं उनके, ये उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम फ्यूल एडिटिव्स के बारे में बात करेंगे। फ्यूल एडिटिव्स का मतलब फ्यूल के साथ वो मिलाए जाते हैं, है ना। तो फ्यूल के साथ वो मिलाए जाते हैं, उससे उसकी क्वालिटी क्या होती है, एनहेंस हो जाती है। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फ्यूल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर देने के लिए, क्वालिटी कौन कौन सी, कंबशन क्वालिटी, और जो हार्म पहुंचाते हैं कभी कभी वो, तो उसकी क्वालिटी को, उस चीज़ को कम करने के लिए, ताकि जो है वो हार्मलेस हो जाए, एमिशन को जो है कम करने के लिए, लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये जो फ्यूल होते हैं वो मिलाए जाते हैं साथ में, है ना। तो वो उस तरीके से है कि जैसे कोई चीज़ आपने मिला दी तो उससे उसकी क्वालिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो चीज़ होती है। तो क्वालिटी बढ़ा देने का मतलब यही होता है कि उससे जो उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ख़त्म हो गए और फीचर्स उसके बढ़ गए। तो इस तरीके से आप समझिए उसको। तो फ्यूल एडिटिव्स हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल, जैसा हमने बताया आपको कि वो फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है उसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण भी फ्यूल एडिटिव्स डाले जाते हैं। जो प्रॉब्लम होती है ऑटोमोबाइल में कौन कौन सी होती है, वीक एक्सीलरेशन की प्रॉब्लम, रफ आइडलिंग की प्रॉब्लम, कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, स्टालिंग एंड स्टम्बलिंग की प्रॉब्लम। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो ऑटोमोबाइल में होती हैं अक्सर, इनको भी रिमूव करने के लिए, कम करने के लिए फ्यूल एडिटिव्स डाले जाते हैं। तो फ्यूल एडिटिव्स क्या करते हैं और क्या क्या करते हैं, जो डिपॉजिट्स होता है कंबशन चैम्बर में उनको कम कर देते हैं। जो वॉल्व के ऊपर जो डिपॉजिट्स आते हैं इंजन के वॉल्व में, जो वॉल्व की ओपनिंग क्लोजिंग होती है उस पर भी कार्बन वगैरह जम जाता है और भी जो डिपॉजिट्स आ जाते हैं उनको ये रिमूव करते रहते हैं अक्सर, वहाँ पर ये भी काम करते हैं। अगर ये फ्यूल सप्लाई जब ये फ्यूल सप्लाई में डाले जाते हैं तो कहाँ डाले जाते हैं, जो फ्यूल फिल्टर कैप होती है उसके थ्रू डाले जाते हैं, या फ्यूल जो जहाँ से जो है फ्यूल डाला जा रहा है साथ में उसी के साथ इसको भी डाल दिया जाता है, या इसके लिए अलग से कोई से एक उसी सिस्टम के अंदर जो पाइपलाइन होती है उसी में इसका एक पास बनाया जाता है जहाँ पर इसको फ़िल्टर करते हुए डाल देते हैं। कितने तरीके के फ्यूल एडिटिव्स होते हैं। अब फ्यूल एडिटिव्स भी जो है केवल एक नहीं होता, कई तरीके के होते हैं और उनकी कई फंक्शनिंग होती है। पहला आता है फ्यूल लाइन एंटीफ्रीज। फ्यूल लाइन एंटीफ्रीज क्या होता है कि जब एल्कोहल बेस्ड फ्यूल जो होते हैं अगर यूज़ किए जाते हैं तो एल्कोहल बेस्ड फ्यूल पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें वाटर वेपर भी रहती है, या वाटर वेपर प्रोड्यूस होकर के क्या होती है वो कंडेंस होने लगती है। और जब वाटर वेपर प्रोड्यूस होकर के कंडेंस होती है तो वो फिर उसके बाद अगर मान लीजिए मौसम जो है ठंडा रहा, जैसे हम लोगों के देश में तो गर्म मौसम रहता है ज़्यादातर, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडियों में कम हुआ तो ज़्यादा 0 या 1 पे चला जाता है, लेकिन विदेशों में क्या होता है माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो या फिर पहाड़ों पर अगर देख लीजिए तो लद्दाख वगैरह में तो माइनस में रहता है। तो उस केस में क्या होगा कि फिर उसमें जो है वो फ्यूल वो जो वाटर होता है वो जम जाने की स्थिति में आ जाता है। तो उसके लिए एंटीफ्रीज यूज़ किए जाते हैं ताकि पाइपलाइन चोक ना करे, है ना। वाटर जो होता है या स्टोरेज टैंक में जो वाटर अगर आ गया है तो वो जो है वहाँ पर जाम ना कर दे फ्यूल को। तो एंटीफ्रीज जो होते हैं वो कई फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अगर एंटीफ्रीज के बारे में बात करें तो एसीटोन हो गया, एसीटोन में भी आएगा, ईथर के फॉर्म में भी आएगा, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में आएगा, नाइट्रोमीथेन के फॉर्म में आएगा, ब्यूटिल रबर, फेरॉक्स, ऑक्सी हाइड्रोजन और फेरस पिक्रेट, ये इन सब फॉर्म में आते हैं। तो जो फ्यूल लाइन एंटीफ्रीज होते हैं कि जो आपके फ्यूल को वाटर की मात्रा उसके अंदर होने के कारण जमने से बचाते हैं, क्योंकि वाटर जब कंडेंस हो जाएगा, वाटर वेपर कंडेंस होगी, वो जम सकती है कम टेम्परेचर पर, तो उसको रोकते हैं ये। फिर गैसोलीन स्टेबलाइज़र क्या होता है कि जो
फ्यूल की वॉलेटिलिटी जो उसका उसमें जो लॉस होता है उसको ये रिमूव कर देता है। तो जो फ्यूल होता है काफ़ी समय तक स्टेबल रहता है, जिससे स्टार्टिंग प्रॉब्लम वगैरह जो होती है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो क्योंकि उसमें जो और गैसेस होती हैं उसके कारण फ्यूल जो होता है वो उसकी वॉलेटिलिटी कम होने लगती है। तो ये अगर डाल देंगे गैसोलीन स्टेबलाइज़र तो उस केस में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। फ्यूल का जो इंजेक्टर होता है उसके टिप पर आप देखेंगे कि कभी कभी जब आप पुराना इंजेक्टर कहीं देखिए तो उसमें देखेंगे कि बहुत गंदगी होती है उसमें। तो और ये क्या करता है, ये जो इंजेक्टर के साथ साथ फिर वो जो गंदगी होती है वो कार्बन के फॉर्म में इंजन में भी जाती रहती है, सिलेंडर के अंदर जमती रहती है, फिर वो प्रॉब्लम पैदा फिर अंत में क्या होता है वो सीवियर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये क्या होता है, रिमूव्स क्लॉगिंग ऑफ इंजेक्टर नोजल इंजेक्टर नोजल में जो क्लॉगिंग आ जाती है ना, क्योंकि कार्बन जो होता है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो कार्बन का डिपोजिशन ख़तरनाक है नोज़ल के ऊपर। तो ये जो इस तरीके के जो होते हैं फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर टाइप के जो एडिटिव्स होते हैं वो भी डाले जाते हैं, वो पहले ही डाल दिए जाते हैं। ब्यूटेन बूस्टर ऑक्टेन बूस्टर अगर ऑक्टेन को बूस्ट कर दिया जाएगा, ऑक्टेन रिंग जो है गैसोलीन में, और तो ये क्या करता है कि इंक्रीजेज द ऑक्टेन रिंग ऑफ गैसोलीन और लुब्रिकेशन का भी काम करता है वॉल्व सीट में। तो एक्चुअल में क्या है कि इस केस में जो ऑक्टेन बूस्टर है उसका जो है देखिए यहाँ पर दो काम हो गया। तो उससे जो है फ्यूल की इफ़िशियंसी भी बढ़ रही है जब ऑक्टेन बूस्टर यहाँ पर यूज़ किया गया, आप समझ सकते हैं इसको, और लुब्रिकेशन भी साथ में वॉल्व सीट का हो रहा है। तो ये दोनों काम करता है। फिर अब आ जाते हैं अगले पर। अगला है डीजल एग्जॉस्ट लिक्विड, है ना, ये फ्लूइड भी कहते हैं, DEF उसका फॉर्म, उसकी फुल फॉर्म डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड करके आता है। ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड कंपाउंड्स होते हैं, है ना, जैसे नॉक्स जिसको बोलते हैं, नॉक्स एमिशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आप लोग जानते हैं। तो ये जो है ये पोल्यूशन को जो है कंट्रोल करने के लिए डाला जाता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नॉक्स वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके जो है जो ऑक्सीजन होती है उसको हाइड्रोजन के साथ मिला करके जो है इसमें क्या करता है, वो वाटर बना देता है और नाइट्रोजन को अलग कर देता है। नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में पाई जाती है जो हार्मफुल नहीं होती। आप जानते हैं कि 70% हमारे यहाँ नाइट्रोजन ही है एटमॉस्फेयर में, और वाटर जो है नुकसान पहुँचाती नहीं। तो ये जो है ये उसका बहुत बड़ा ये फीचर है। अपर सिलेंडर लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में भी एडिटिव डाले जाते हैं। क्या है भाई, ये जो होता है ये क्या करते हैं, ये जो सीट्स होती हैं वॉल्व सीट उनकी ग्रीसिंग करते हैं। जो वॉल्व गाइड्स होते हैं उनको जो है ये उनको फ्रिक्शन को कम करते हैं, और पिस्टन रिंग को जो है ये उनमें भी लुब्रिकेशन का काम करते हैं। बहुत बढ़िया हो जाता है इससे। तो इंजन में जो है इंजन की इफ़िशियंसी को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। जब सारे जो यहाँ पर जो इतने सारे अगर यहाँ पर रेजिस्टेंसेस कम हो जाएंगे तो इंजन का जो लुब्रिकेशन होगा वो बढ़िया हो जाएगा। तो उससे जो इंजन की इफ़िशियंसी भी बढ़ जाएगी। कुछ एंटी जेलिंग एडिटिव्स भी हैं। एंटी जेलिंग एडिटिव्स क्या होते हैं ज़रा ये समझिए। ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है तो जो पैराफिन बैक्स होता है इसमें फ्यूल के अंदर वो सॉलिडिफाई होने लगता है। तो उसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स आ जाते हैं, क्लॉगिंग हो जाती है वहाँ पर, और वो फिर क्या करते हैं अल्टीमेटली जो फ़िल्टर होता है उसको उस पर जाकर के फंस जाते हैं और फ़िल्टर को जाम कर देते हैं। वहाँ पर जो क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ़िल्टर को पूरी तरीके से फिर वहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, जाम कर देंगे, फिर आगे फिर सप्लाई रुक जाती है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे ऐसा होता है करीब करीब, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर एंटी जेलिंग एडिटिव्स लगाया जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है, इट लिक्विफाइज द सॉलिडिफाइड जेल और पैराफिन बैग्स दैट फॉर्म्स इन द फ्यूल एंड क्लॉग द फ्यूल फिल्टर ड्यूरिंग द फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं अलग अलग। कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में भी। देखिए पहले इसको क्लाउड पॉइंट पढ़िए। क्लाउड पॉइंट के नाम से भी एक टर्म आता है, यूज़ होता है। तो क्या होता है क्लाउड पॉइंट, जरा वो समझो पहले।
क्लाउड पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच वैक्स क्रिस्टल्स आर फर्स्ट विजिबल, मतलब टेम्परेचर आप कम करने लगी लिक्विड का या फ्यूल का, तो सबसे पहले क्या होगा, धीरे धीरे जो वैक्स के क्रिस्टल होंगे वो फॉर्म होने लग जाएंगे, सॉलिडिफाई होने लग जाएगा, लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। तो न्यूक्लिएशन ऑफ वैक्स क्रिस्टल उसी को बोलते हैं। वो सबसे पहले उसमें वो दिखाई पड़ने लगते हैं, सॉलिडिफाई होने लगते हैं, उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, वैक्स दिखाई पड़ने लगे फिल्टर्स, तो सॉरी वैक्स के क्रिस्टल्स। तो अब इसमें एक दूसरा टर्म जो यूज़ होता है, जो क्लाउड पॉइंट है उसको क्लाउड पॉइंट बोलते हैं, उस टेम्परेचर को क्लाउड पॉइंट बोलते हैं, है ना। और कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट जो होता है CFPP, वो क्या होता है, वो क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर जिस पर जो है क्लाउड पॉइंट आता है, मतलब ये जो वैक्स क्रिस्टल जो होते हैं वो सॉलिडिफाई होने लगते हैं मिनिमम टेम्परेचर पर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो उस केस में क्या होता है, जो फ्यूल सिस्टम का जो फिल्टर होता है वो ब्लॉक हो जाता है, वो काम नहीं करता। तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं कोल्ड फिल्टर प्लगिंग पॉइंट CFPP। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फ्यूल एडिटिव्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। एंटी फ्रीज टाइप के होते हैं, गैसोलीन स्टेबलाइज़र, फ्यूल इंजेक्टर क्लीनर, ऑक्टेन बूस्टर, डीजल एग्जॉस्ट लिक्विड, अपर सिलेंडर लुब्रिकेंट और एंटी जेलिंग एडिटिव्स किस किस फॉर्म में होते हैं वो सब हमने बता दिया आपको। इससे रिलेटेड 2 हमने टर्म्स भी आपको बता दिए, सारी चीज़ें आपको पता चल गई इसमें, जो चीज़ें जनरली यूज़ होती हैं। कुछ हम आपको जरा जो हार्मफुल गैसेज हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब चीज़ें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं किया आपसे, तो थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कई बार बात हुई थी, तो एक चीज़ आ रही होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा हार्मफुल क्यों है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप समझ लीजिए कि ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है, वो बहुत तेज़ी से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखती है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन, तो फिर हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है कि जो, अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को जो है ब्लड टिश्यूज़ तक ले जाता है। तो ब्लड टिश्यूज़ जब वो जो है, अब वो हीमोग्लोबिन अब अपने फॉर्म में रहा नहीं, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, तो उस केस में क्या होगा कि जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड टिश्यूज़ तक जाएंगी ही नहीं। और उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन जो है नर्वस सिस्टम में नहीं पहुंची, तो आदमी जो है वो कोमा में जा सकता है, पागल हो सकता है, उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और थकान तो महसूस होगी ही होगी। जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें। नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में भी बात आता था कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो ये क्या होता है, ये जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस को जो है ये अराइज करती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, जैसे आँखों में, नाक में इरिटेशन, ये, और अगर मान लीजिए जो है ये बहुत ज़्यादा देर तक एक्सपोज किया गया तो आँखों से पानी आने लगता है, बहुत ज़्यादा लोग डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, और अस्थमा की प्रॉब्लम भी हो सकती है इससे। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाइड्रोकार्बन के बारे में भी आ रहा था, हाइड्रोकार्बन भी इरिटेटिंग होती है, आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, और रिस्पिरेटरी जो है सिस्टम, उसको भी ये प्रॉब्लम उसमें भी क्रिएट कर देती है। तो ये सब चीज़ें आपने देखा। सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में हम बता ही चुके हैं आपको। जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है कंपाउंड का एग्जॉस्ट डिस्चार्ज में, जैसे आईसी इंजन वगैरह में जो इनकम्प्लीट कंबशन होता था, हम बताते थे ना कि उसको जो है सेकेंडरी फॉर्म में फिर से उसके अंदर जो एग्जॉस्ट होता है उसमें ऑक्सीजन सप्लाई करके उसको फिर से जलाते हैं, जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है। तो वो क्या क्या कर सकता है, तो वो जो है लंग कैंसर पैदा कर सकता है, वो तो और भी ज़्यादा हार्मफुल होता है। और जो वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है बॉडी को। और अगर वो जो है किसी फॉर्म में कंडेंस हो करके अर्थ के ऊपर गिरता है तो वहाँ की अर्थ की फर्टिलिटी को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर के जो एग्जॉस्ट इमिशंस होते हैं वो नुकसान बहुत पहुंचाते हैं। और इसमें जो है आदमी जल्दी से थका हुआ महसूस करने लगता है। फेफड़ों की जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हार्ट की, वो केवल एग्जॉस्ट एमिशन, ज़्यादातर जो है ये जो प्रदूषण वाले वातावरण हैं इनमें रहने से लोगों को होती है। जो ड्राइवर्स हैं आप देखते होंगे जो बसेस को चलाते हैं, ट्रक्स को चलाते हैं महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में,
उनको ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ इश्यूज़ जो जुड़े हुए हैं, और इसीलिए जो है इसको रिड्यूस करने के लिए अलग अलग नॉर्म्स आए। तो हमारे ख्याल से आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई, और एडिटिव्स के बारे में भी समझ में आ गया, हार्मफुल एमिशंस के बारे में समझ में आ गया। तो अब हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे अगले टर्म से। अभी यहीं तक रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।